हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज फाइनल अकाउंट ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज का जो सम है इसके अंदर कंप्लीट रेवेन्यू स्टेटमेंट क्रिएट करने का। कल हमने जो किया था उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ कभी क्लेम कभी प्रीमियम ये कैलकुलेट किया था, बट आज के क्वेश्चन में पूरा एक कंप्लीट रेवेन्यू स्टेटमेंट है। रेवेन्यू स्टेटमेंट मतलब कल मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू स्टेटमेंट पहला एक एक कंपनी का बनता है, मतलब एक फायर का बनेगा, मरीन का बनेगा, मिसलेनियस का बनेगा। जो भी इनकम जनरेट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में जाएगा। रेवेन्यू और प्रॉफिट एंड लॉस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, खाली फर्क क्या है, रेवेन्यू में पर्टिकुलर वही इंश्योरेंस का ही इनकम रिकॉर्ड किया जाएगा, वही इंश्योरेंस का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का एक्सपेंस इनकम रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे मैंने बताया मैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, मैं फायर इंश्योरेंस भी दे रहा हूं, मरीन भी दे रहा हूं, मिसलेनियस भी दे रहा हूं, तो इन सब का रेवेन्यू कितना है वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है। समझा आपको? चलिए स्टार्ट करते, क्वेश्चन देखते क्या दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन as on 31st March 2014 prepare revenue account, specify हो गया, okay, of सागर भीमा कंपनी लिमिटेड engage in marine insurance business। स्पेसिफाई किया ये मरीन इंश्योरेंस है, मतलब जब आप रेवेन्यू स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड, ये किसका रेवेन्यू स्टेटमेंट है? मरीन इंश्योरेंस का है, तो रेवेन्यू स्टेटमेंट ऑफ मरीन इंश्योरेंस लिखना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडेड, जो भी उसका ईयर एंड रहेगा। ओके, फायर का रहेगा तो क्या लिखने का अंकिता? रेवेन्यू स्टेटमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस फॉर द ईयर एंडेड। मिसलेनियस का है तो रेवेन्यू स्टेटमेंट ऑफ मिसलेनियस। तो अपने को समझ में आएगा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस है वो फायर का है, मरीन का या मिसलेनियस का, और फिर उसी हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया। आगे आपको कुछ पर्टिकुलर में प्रीमियम दिया है, प्रीमियम से रिलेटेड क्लेम दिया है, क्लेम से कमीशन दिया है, 3 चीज दिया है। उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम भी दिया गया है। इन शॉर्ट यहां पे चारों शेड्यूल बनने वाला है। 4 शेड्यूल कौन से? प्रीमियम, क्लेम, कमीशन, अदर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इनकम है, बट यहां पे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है सर, इनकम किधर रिकॉर्ड करेंगे? इनकम के लिए अपने अदर इनकम बना के रखा है, इसी में रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करते। पहला है प्रीमियम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो प्रीमियम सॉल्व करते। प्रीमियम क्या होता है? इनकम, तो रिसीव होगा, रिसीव में क्या करेंगे? माइनस करेंगे पेड। प्रीमियम क्या है? इनकम है, इनकम रिसीव होगा वो रिकॉर्ड करेंगे। डायरेक्ट बिजनेस का भी री इंश्योरेंस। सर ऐसा क्यों? मैंने बताया अंकिता मेरे पास इंश्योरेंस लेने आई थी तो उसने मुझे पूरा पैसा दिया, इसके अंदर डायरेक्ट बिजनेस का भी पैसा रहेगा, री इंश्योरेंस का भी रहेगा। फिर इसमें से मैं क्या करूंगा? इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करूंगा। किसे? री इंश्योरेंस बिजनेस को। हमेशा री इंश्योरेंस पेड जो रहेगा वो किसका रहेगा? री इंश्योरेंस का रहेगा। अरे समझा ना? चलिए स्टार्ट करेंगे। प्रीमियम में रिसीव हुआ है डायरेक्ट का भी, री इंश्योरेंस का, दोनों का ऐड कर देंगे। स्टार्ट। पहला प्रीमियम से स्टार्ट कर दो। प्रीमियम रिसीव, कितना रिसीव्ड हुआ है जरा चेक कर लो। टोटल प्रीमियम कितना रिसीव हुआ है? 24 लाख प्लस 3,60,000, 27,60,000 चलेगा? हाँ चलिए ठीक है, 24,60,000 पे आ जाता हूं, डायरेक्टली लिखता हूं 27,60,000। अंडरस्टूड? क्लियर है? इसमें ऐड करोगे क्या? क्लोजिंग, माइनस करोगे क्या? ओपनिंग। बराबर है? देखते ओपनिंग क्लोजिंग कुछ दिया है क्या प्रीमियम रिसीव का? हाँ, प्रीमियम रिसीव का ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग और दोनों का दिया हुआ है। तो पहले क्लोजिंग 1,80,000 प्लस 28,000 2,08,000 हो जाएगा।
है नहीं, तो क्लोजिंग का है 2,08,000, 2,08,000। अभी मैंने इसे आउटर कॉलम में लिखा है, आप इनर कॉलम में लिख देना। एक काम करता हूं, रुक जाओ, इनर कॉलम में ही डाल देता हूं, टेंशन खत्म। यहां पे 27,60,000 ऐड करेंगे 2,08,000 माइनस करेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है देख लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस दिया है 1,20,000 प्लस 21,000, 1,41,000। चलिए ओपनिंग बैलेंस है 1,41,000 माइनस कर देंगे, तो इसमें ये प्लस ये माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा प्रीमियम, टोटल प्रीमियम रिसीव, टोटल प्रीमियम 28,27,000। आउटर कॉलम में आ जाएगा 28,27,000, मतलब टोटल इतना पैसा प्रीमियम का मिला। अब जो पैसा मिला है मुझे उसमें से री इंश्योरेंस वाले को देने का है, पे करने का है, तो टोटल प्रीमियम में से प्रीमियम पेड क्या करेंगे, माइनस। हमेशा प्रीमियम पेड किसके लिए रहेगा अंकिता, री इंश्योरेंस के लिए रहेगा, बराबर है। तो यहां पे माइनस करेंगे, माइनस प्रीमियम पेड, और ये हमेशा किधर मिलेगा मालूम है, री इंश्योरेंस में ही मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देखते। प्रीमियम पेड सर डायरेक्ट में दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये यहां पे नहीं आएगा, ये आएगा 2,40,000 री इंश्योरेंस में। ठीक है, क्वेश्चन में आपके टेक्स्ट बुक में भी करेक्शन है। ओके, तो प्रीमियम पेड किधर आएगा, री इंश्योरेंस में, कितना 2,40,000। इसमें भी ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, तो सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करोगे, प्रीमियम पेड में जाओगे, प्रीमियम पेड कितना दिया है, 2,40,000, एड क्लोजिंग लेस ओपनिंग। जो क्लोजिंग कितना था 42,000, ओपनिंग कितना है 20,000, एड लेस करेंगे टोटल प्रीमियम पेड 2,62,000, 2,62,000, 2,62,000। इसमें से माइनस कर दो तो मुझे मिलेगा प्रीमियम रिसीव्ड कितना 25,65,000। डन, यहां तक प्रीमियम का काम खत्म। करना बाद में क्या है वो देखेंगे, इतना समझ में आ गया। चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद अभी क्लेम दिया है, सेकेंड शेड्यूल बनेगा। क्लेम क्या होता है, एक्सपेंस। तो क्लेम पे करता हूं तो पहला पे निकालूंगा, उसमें से जो रिसीव होगा वो मैं क्या करूंगा, माइनस। लॉजिक समझ में आया। क्लेम क्या करते, पे करते जानवी, पे करेंगे तो पहले कितना पे किया वो निकालो और फिर आपको जितना रिसीव हुआ उसमें से माइनस कर दो। रिसीव किससे होएगा, री इंश्योरेंस से। पे दोनों का करेंगे, डायरेक्ट का भी करेंगे, री इंश्योरेंस का भी करेंगे, तो पे में दोनों आएगा, लेकिन रिसीव में किसका आएगा, री इंश्योरेंस। समझा लॉजिक, पक्का दिमाग में बैठा है। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्लेम पेड देखो दोनों का दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का, बट रिसीव में किसका है, सिर्फ री इंश्योरेंस का। क्लियर, चलिए स्टार्ट करो। पहला क्लेम पेड दोनों में लिख देंगे, तो क्लेम पेड कितना दिया है, क्लेम पेड देखो जरा दोनों का। डायरेक्ट बिजनेस का दिया है 16,50,000, इसका दिया 1,25,000, 17,75,000, तो 17,75,000। डन। इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग, माइनस करेंगे ओपनिंग, बराबर है। देखो क्लोजिंग कितना दिया है, तो क्लोजिंग पेड दिया है 1,75,000 प्लस 22, 1,95,000 हो जाएगा। हाँ 1,97,000, बड़क निकाल होता है 1,97,000। आगे ओपनिंग कितना है 95 प्लस 13, 1,08,000। यहां पे आ जाएंगे ओपनिंग 1,08,000।
अब तो आपका ही कमाल है, टोटल ले लो, टोटल क्लेम कितना 18,64,000। भाई साहब आउटर कॉलम में आ जाओ, 18,64,000। एनी डाउट? समझा यहां तक? पक्का क्लियर? जानवी अब क्या करेंगे इसके बाद? क्लेम रिसीव है वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लेम रिसीव है, हाँ रिसीव कहां से होगा, री इंश्योरेंस बिजनेस से होगा। समझा? चलिए ठीक है, तो री इंश्योरेंस बिजनेस का क्लेम माइनस करेंगे, माइनस क्लेम रिसीव। पहला देखो ओपनिंग कितना दिया है, इसका मतलब पहले का बैलेंस कितना है, क्लेम रिसीव 1 लाख, यहां पे आ जाएंगे क्लेम रिसीव 1 लाख। इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग, माइनस करेंगे ओपनिंग। क्लोजिंग कितना था देखो जरा, तो क्लोजिंग है आपका 12,000, ओपनिंग है 9,000, तो क्लोजिंग है 12,000, ओपनिंग है 9,000, 1,03,000। देखो टोटल क्लेम रिसीव 1,03,000 ना, ये हो जाएगा इसमें से माइनस 1,03,000, इसमें से माइनस करो टोटल क्लेम पेड कितना 17,61,000। डन? यहां तक कोई प्रॉब्लम? बढ़ेंगे आगे, और कुछ दिया है क्या? हाँ जी जरा चेक करते हैं। कमीशन दिया है शेड्यूल नंबर 3 का। अब इसके अंदर जरा ध्यान से देखना, ऑन इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, ऑन इंश्योरेंस सीडेड, कमीशन एजेंट को देना है, मतलब एक्सपेंस है, पे करना है। तो मैंने डायरेक्ट बिजनेस का भी कमीशन दिया, री इंश्योरेंस का भी दिया, तो कमीशन एक्सेप्टेड हो गया। सीडेड मतलब सामने वाले से मिला है, देखो री इंश्योरेंस में है भाई, उस बिजनेस का भी कमीशन मैंने दिया है, उसका भी कमीशन। अब क्या करूंगा, टोटल इतना कमीशन दिया, उसमें से जो मिला है वो क्या करूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। समझाइए आपको? तो पहले आ जाता हूं कमीशन के ऊपर। या कमीशन पेड, डायरेक्ट और री इंश्योरेंस दोनों को ऐड करके बता दो, 1,61,000। इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसमें माइनस करूंगा कमीशन, वेरी गुड, सीडेड कितना है, सीडेड 14,000, टोटल डन 1,40,000 हो गया भाई साहब इसका काम। सिंपल है, बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है जरा चेक करते हैं। आगे 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 बढ़ते, आगे दिया है अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम। सैलरी क्या होगा, एक्सपेंस, रेंट टैक्सेस एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, इंडियन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स अलग से ट्रीट करते हैं, इनकम टैक्स जो है वो अलग से माइनस करेंगे, अदर एक्सपेंसेस में नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो शेड्यूल है, ये जो रेवेन्यू शेड्यूल है, इसके अंदर अलग से हम इनकम टैक्स दिखाते हैं। टैक्स कभी भी अदर एक्सपेंसेस में नहीं जाएगा, टैक्स अलग से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई टैक्स को तो अलग दिखा देंगे, बट वो तो खर्चा ही है। इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट रिसीव्ड मतलब इनकम हुआ कितना, ये 1,15,500, ये आपका इनकम। इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये भाई साहब नया है, इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये जो है कोई इंश्योरेंस कंपनी का नहीं है, मतलब इस बंदे ने कुछ एडवांस टैक्स भरा रहेगा, उसका डिडक्शन मिला इसे। तो ये क्या मरीन से रिलेटेड है क्या, फायर से रिलेटेड नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, तो इसका काम आपके रेवेन्यू स्टेटमेंट में नहीं है। इनकम टैक्स डिडक्ट, TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, ये आपके रेवेन्यू स्टेटमेंट का आइटम नहीं है। बात समझा? चलिए ठीक है। लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूसिव ऑफ 2,000
इन कनेक्शन विद सेटलमेंट ऑफ क्लेम। वेरी इंपॉर्टेंट, जरा एक करेक्शन करना, यहाँ पे 2000 नहीं है, यहाँ पे ना 2000 के जगह पे लिखना 20,000। क्या है? लीगल एक्सपेंसेस जो भी है, कितना है लीगल एक्सपेंसेस? 60,000 का। उसने बोला है जो भी लीगल एक्सपेंसेस है 60,000 का, उसमें 20,000 किस चीज का है? सेटलमेंट ऑफ क्लेम। याद करो कल के लेक्चर में मैंने बताया था ऐसा कुछ। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 2,45,000 था, उसके अंदर क्लेम सेटलमेंट का भी पैसा था। तो हमको क्या करना है? जो क्लेम का शेड्यूल बना है इसके अंदर हमको ऐड करना पड़ेगा लीगल एक्सपेंस। कितना? 20,000। अरे समझा? क्लियर? बाकी बचा कितना? 60,000 में से 20,000 तो उधर चला गया, तो बचा 40,000, वो आपका अदर एक्सपेंस में जाएगा। क्लियर? फिर बैड डेब्ट्स 5,000 बिजनेस का ही है। डबल इनकम टैक्स रिफंड बिजनेस का है, रिफंड हुआ मतलब इनकम होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ये भी आपका इनकम है। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट पॉइंट ये है, बैलेंस ऑफ द फंड on 1st April was 26,50,000 including additional reserve of 325,000. Additional reserve has to be maintained at 5% of the net premium for the year. ये क्या पॉइंट है एक्सप्लेन करता हूं, बट अभी के लिए पहले एक्सपेंसेस को ट्रीट कर देते। एक्सपेंसेस में पहला क्या एक्सपेंस आएगा? सैलरी। फिर क्या आएगा? रेंट। तो अदर एक्सपेंसेस का शेड्यूल मैंने बनाया, इसके अंदर सबसे पहला मैं लिख लेता हूं सैलरी। कितना है सैलरी का अमाउंट? 2,60,000। उसके बाद है रेंट, कितना? 18,000। फिर उसके बाद क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस में ही चले जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? 23,000। उसके बाद क्या है? उसके बाद है इनकम टैक्स, वो तो डायरेक्ट अलग से माइनस होगा। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, ये सब आपका इनकम है। इनकम में लिखोगे रेवेन्यू स्टेटमेंट में, तो आपका जो रेवेन्यू स्टेटमेंट है यहां पे मैं लिख रहा हूं इनकम। किस चीज का? तो इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट सबको ऐड करके बता दो कितना? 1,15,000, 1,15,500। अरे बात समझा? क्लियर? उसके बाद इनकम टैक्स डिडक्टेड नहीं आएगा। लीगल एक्सपेंसेस का 20,000 लिख लिया, लेकिन टोटल तो 60,000 था, तो 40,000 लिखने का बाकी है। वो किधर जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में। लीगल एक्सपेंसेस 40,000। समझ में आ गया? बढ़ेंगे प्रशांत। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है बैड डेब्ट्स, कितना? 5,000। अभी ये बैड डेब्ट जो है, या तो आप आपके अदर एक्सपेंसेस में लिखो या इधर अलग से लिखो, चले। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंसेस में अलग से लिखना है तो भी चलेगा, या तो फिर आप इस अदर एक्सपेंसेस के शेड्यूल में ऐड करोगे तो भी चलेगा। वन एंड द सेम बात, एक ही है, माइनस ही होने वाला है। तो मैं इधर ही लिख देता हूं उसे बैड डेब्ट्स को। अगर आपके टीचर ने बोला नहीं हमको स्टेटमेंट में लिखना है, स्टेटमेंट में लिख देना। कितना है बैड डेब्ट्स का अमाउंट? बैड डेब्ट्स का अमाउंट कितना है? 5,000। उसके बाद क्या है जरा देखो। उसके बाद बस डबल इनकम टैक्स रिफंड। रिफंड मतलब इनकम होगा, इनकम में दिखाऊंगा यहां पे। डबल इनकम टैक्स कितना? ये आपका इनकम हुआ, इनकम में दिखा दिया। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर, ये तो प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार कितना? 5। उसके अलावा और कुछ नहीं। लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान दें। मतलब अदर एक्सपेंसेस भी डन हो गया, अदर इनकम भी हो गया। ये जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान दें। और क्या? खाली इनकम टैक्स ना, वो तो उधर लिख दूंगा, नहीं अलग से लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। टीडीएस तो आएगा नहीं ना, बोला तो था। इनकम टैक्स पेड 2,40,000।
बस टीडीएस आएगा नहीं, टीडीएस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अपन रेवेन्यू स्टेटमेंट बना रहे, ठीक है। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाऊंगा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगा तो इधर मैं दिखाऊंगा इनकम टैक्स डिडक्टेड टीडीएस, अभी यहाँ पे लिखा है प्रोविजन फॉर अदर देन टैक्स के अंदर लिखा हुआ, उसमें आ जाएगा, ठीक है। हाँ चल, अब आता हूं मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। हमेशा याद रखो अंकिता, जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम कैसे पे करती है, तो जो आपका प्रीमियम होता है ना, उसमें से कुछ पैसा रिजर्व करती है। क्यों? ताकि कभी नुकसान हो तो पैसा पे करना पड़े। हाँ, तो इसका कुछ पॉलिसी होता है। पॉलिसी क्या है? अगर फायर इंश्योरेंस है या मिसलेनियस इंश्योरेंस है या मरीन कार्गो इंश्योरेंस है, ध्यान से, फायर इंश्योरेंस है, मिसलेनियस है या मरीन कार्गो इंश्योरेंस है, तो ऐसे केस में आपका जो भी प्रीमियम आएगा, जितना भी प्रीमियम आएगा, जितना भी प्रीमियम आएगा, जैसे इस केस में टोटल प्रीमियम आया 25 लाख, आपका जितना भी प्रीमियम आएगा उसका 50% रिजर्व में ट्रांसफर करने का। फायर, मिसलेनियस, मरीन कार्गो बोला मैंने, ठीक है। तो इन तीन केस में आपके नेट प्रीमियम का 50% ट्रांसफर होगा फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क के अंदर। अनएक्सपायर्ड रिस्क का मतलब है कि वो रिस्क अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, हमने रिजर्व करके रखा है, कभी हो गया तो अपने को उसमें से पे करने के। बात समझा? लेकिन मरीन इंश्योरेंस में कार्गो नहीं है, कुछ दूसरा है, नॉर्मल मरीन इंश्योरेंस है, तो 100% अमाउंट ट्रांसफर होगा अनएक्सपायर्ड रिस्क के अंदर। बात समझा? इस केस में कार्गो मरीन है क्या? नहीं, नॉर्मल मरीन है। तो आपको क्या करना है? 100% इसका अमाउंट ट्रांसफर करना है अनएक्सपायर्ड रिस्क के अंदर। समझाइए? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एडजस्टमेंट देखते क्या थी। एडजस्टमेंट दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस ऑफ फंड। कौन सा फंड? अनएक्सपायर्ड रिजर्व का फंड। बैलेंस ऑफ फंड ऑन 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग बैलेंस है, कितना है? 26,50,000 है। मतलब पिछले साल का मेरे पास कितना बैलेंस है? तो अनएक्सपायर्ड रिस्क का ओपनिंग बैलेंस है 26,50,000। बराबर? हाँ, इसके अंदर इंक्लूड है एडिशनल रिजर्व 3,25,000 का। मतलब इसमें ऑलरेडी हमने 100% तो करते थे और 5% भी इंक्लूड कर दिया। इन शॉर्ट ये 105% रिजर्व है। 100 + 5, हाँ या नहीं? नहीं समझा? मैंने कहा ये जो 26,50,000 है, ये मेरा रिजर्व का पैसा है। पिछले साल मैंने इतना पैसा जमा किया था, जिसके अंदर एडिशनल रिजर्व भी इंक्लूड कर दिया। इस साल कितना पैसा जमा करना पड़ेगा? एडिशनल रिजर्व हैज टू मेंटेन 5% फॉर द नेट प्रीमियम फॉर द ईयर। मतलब मैंने तो कहा था कि 100% रिजर्व जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है 100% के अलावा हम 5% एडिशनल रिजर्व भी करने वाले। तो इस साल मेरा प्रीमियम कितना आया? इस साल मेरा प्रीमियम का अमाउंट है 25,65,000। तो 25,65,000 तो करना ही है, क्योंकि 100% की बात करूंगा तो 25,65,000 रिजर्व तो होगा ही, ऐड होगा मोर 5%। तो 25,65,000 का 5% निकालो, कितना आ रहा है? 25,65,000 का 5% निकालो, कितना आ रहा है? 2 लाख। तो 5%, पहले अमाउंट तो बोलो मेरे को। 25,65,000 का 5%, 1,28,250 टोटल ले लो। 26,93,250। अब जरा ध्यान देना बेरी, ये जो आया ये आपका क्लोजिंग है और ये जो है ये आपका ओपनिंग। क्या करते इंश्योरेंस कंपनी में? रूल क्या है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। मतलब पिछले साल 26 लाख का रिजर्व किया था, इस साल 26,93,000 का रिजर्व करना है, तो
100% के हिसाब से इतना पैसा जमा होना चाहिए ना रिजर्व में। इस साल कितना पैसा जमा होना चाहिए? 26,93,000 जमा होना चाहिए। उसमें से कितना जमा है? 26,50,000 जमा है ना? हाँ या नहीं? इल्ले नहीं, समझ ही नहीं रहा है सर, क्या बोल रहे, कुछ नहीं समझ रहा। वापस डन। इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रहा है? जो भी प्रीमियम आएगा उसका 100% जमा करता है। 100% हर साल जो भी प्रीमियम आएगा उसका 100% वैल्यू आपके पास होना चाहिए। इस साल कितना जमा होना चाहिए? मेरा प्रीमियम कितना था? 25 लाख था। पूरा 25 लाख जमा ही होना चाहिए था, प्लस एडिशनल 1 लाख और जमा होना चाहिए था। मतलब टोटल 26,93,000 जमा होना है। ये समझ में आया? मेरे को 26 लाख रुपया जमा करना था, 26,93,000 जमा करना था, जिसमें से पहले से मेरे पास कितना जमा है? 26,50,000 ओपनिंग में जमा है ना, तो और कितना जमा करूंगा ताकि इतना अमाउंट हो जाए? हम क्या करेंगे, 26,93,250 में माइनस करेंगे 26,50,000, तो आपके पास आएगा 43,250। इतना हम क्या करेंगे, प्रीमियम में से निकालेंगे और रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों? ताकि इतना बैलेंस बन सके। 100% अमाउंट। समझा या नहीं? क्या अभी भी बाउंसर जा रहा है? पक्का समझा? इंश्योरेंस कंपनी कहता है कि भाई जो भी मुझे प्रीमियम मिलेगा मैं पूरा पैसा जमा करूंगा। इस साल 25 लाख रुपया आया, भाई 25 लाख जमा करो। नहीं नहीं 25 मत जमा करो, पहले से मेरे पास पैसा है। टोटल आपको 25 लाख ही जमा करना था, लेकिन उसने बोला पॉलिसी चेंज हुआ, 100 नहीं 100 + 5 105% जमा करने का। मतलब उसको टोटल 26 लाख रुपया चाहिए। 26,93,250 चाहिए इस साल। पहले भाई 26 लाख, अरे क्यों दे रहा है? पहले से तो तूने जमा करके रखा है। मैंने कितना जमा किया है? मैंने 26,50,000 जमा करके रखा है। तो इस साल टोटल बैलेंस आना चाहिए रिजर्व में 26,93,000 का, जिसमें से 26,50,000 पहले से जमा है। क्लोजिंग लेस ओपनिंग कितना आया? 43,250। मतलब हमारे प्रीमियम में से इतना पैसा ही रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो आपका जो प्रीमियम का शेड्यूल बनाया है आपने, इसके अंदर माइनस करेंगे रिजर्व फॉर अनएक्सपायर रिस्क। कितना? 43,250। अंडरस्टूड? नॉर्मली अगर कोई रिजर्व नहीं होता तो पूरा पैसा मैं ट्रांसफर कर देता। अगर मैंने कोई रिजर्व मेंटेन ही नहीं किया है तो पूरा 25,65,000 भाई ये लो भाई, पूरा तुम्हारे पास प्रीमियम में एक भी पैसा नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि अपना रूल है जो भी प्रीमियम का पैसा 100% रिजर्व मेंटेन करो। अब मैंने इस साल जमा कर लिया तो नेक्स्ट ईयर जाऊंगा, नेक्स्ट ईयर जो भी प्रीमियम आएगा उसका 100% अमाउंट निकालूंगा, उसका 100% देखूंगा मेरे पास है क्या है, तो काय के लिए जमा करूं। अंडरस्टूड? मतलब जितना साल भर में आप प्रीमियम कलेक्ट करते हो उतना पैसा आपके पास रिजर्व होना चाहिए। क्यों? अगर कुछ गलती से नुकसान हो गया उस पैसे को पे तो कर सकते ना आप। समझा लॉजिक? हाँ या नहीं? आपको बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरे पास अंकिता है, अंकिता ने मेरे पास 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है, मरीन इंश्योरेंस लिया है भाई, शिप से जा रही है, बराबर है। अभी गलती से उसको कुछ हो गया तो मेरे को तो 1 करोड़ देना पड़ेगा ना, बराबर है कि नहीं? अब 1 करोड़ देने के लिए 1 करोड़ होना चाहिए ना। तो जो भी इसका प्रीमियम मेरे पास आएगा वो पूरा पैसा मैं बाजू में रखूंगा। क्यों? क्योंकि भाई मुझे मालूम है कभी गलती से इसको कुछ हो गया तो वो जो रिजर्व है उसमें से पे करूंगा, मेरे जेब से थोड़ी पे करूंगा मैं। तो जो वो प्रीमियम पे कर रही है उस प्रीमियम का 100% अमाउंट रिजर्व होना चाहिए। क्लियर? बोल, कुछ डाउट है? 100% डन? तो दिस इज डन। नाउ क्या, अब भाई खत्म हो गया है, क्लोजिंग करना है। फटाफट से पहले प्रीमियम का टोटल ले लेते। प्रीमियम का टोटल निकालो कितना है। तो प्रीमियम में अब मेरे पास नेट प्रीमियम कितना आया? 25,65,000 में 43,250 माइनस करो, 21,750 एक हो गया। प्रीमियम में आ जाए, क्लेम पे आ जाते। क्लेम में ये ऐड होगा, टोटल क्लेम पेबल 17,81,000 ऐड होगा ना। इसका तो हो गया 1,47,000। यहां पे आते अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस का टोटल ले लो।
अदर एक्सपेंसेस का टोटल 2,60,000, 18, 23, 40 एंड 5, 3,46,000 पक्का। 260, 78, 78 पक्का ना रहेगा। 8 5 13, 8 और 3 11 16, 5 लाख नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ये बराबर है 3,46,000 बराबर है, ठीक है। अब आते क्या, इन सब को आप शिफ्ट करोगे आपके रेवेन्यू स्टेटमेंट में। रेवेन्यू स्टेटमेंट प्रीमियम ऑन का नेट अमाउंट कितना है चेक करो, 25,71,750। यहां पे लिखूंगा मैं 25,71,000 कितना 21, 25,21,750, 25,21,750। उसके अलावा क्लेम है 17,81,000, क्लेम में जाएंगे। ये भाई शेड्यूल नंबर 1 था, ये शेड्यूल नंबर 2 है, शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 4। शेड्यूल नंबर 2 का है 17,81,000, 1,47,000, 3,46,000। देख लो 17,81,000, 1,47,000, 3,46,000। ये समझ में आ गया, क्लियर। अब इसमें ये सब ऐड करोगे तो टोटल इनकम आ जाएगा, इन सब को ऐड करोगे टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। इनकम का टोटल एक जन एक्सपेंस का टोटल कर लो। इनकम एक जन एक्सपेंस फटाफट कितना आ रहा है, कौन सा कर रहे हैं? ओके, एक जन इनकम कर रहा है, एक जन एक्सपेंस कर रहा है। प्रशांत क्या कर रहा है? चल कर जल्दी कर। कितना किसका? 26,54,250। यहां पे आ जाओ, कितना? 25,14,000। इसमें ये माइनस कर दोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? इसमें से ये माइनस 40। अब यही चीज कहां जाएगा? फायर का फायर में, मरीन का मरीन में, मिसलेनियस का मिसलेनियस में। समझ में आया? तो यही है टॉपिक। टॉपिक में 4 शेड्यूल बनेगा, प्रीमियम, क्लेम, कमीशन, अदर एक्सपेंसेस। फॉर्मेट ऐसा बनेगा, उसे उधर ट्रांसफर करोगे। जैसे अभी ये आया था, टीडीएस आया था, एक्सपेंस है, यहां पे दिखा देंगे क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस का था, बाकी कुछ भी नहीं। क्लियर हुआ? तो इस तरह से तुम्हारा फायर इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्मेट मैंने कंप्लीट करवाया। पक्का समझ में आया? होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।